हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडकम। सर, इससे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स का एमसीक्यू और केस सिनेरियो करवा दिया था, सेकंड एमटीपी का। अब ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ध्यान दो। डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी सॉल्व करते हैं। मैंने आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन बनाने का एक तरीका सिखाता हूँ। सर, एग्जाम में यही अप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो मेरे को एक मैसेज बहुत कॉमन करते हैं कि सर हमारे पास टाइम शॉर्ट है। वहां पर हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है सर। तो आप हमें कोई आसान तरीका बताएं जिससे हम टोटल इनकम के क्वेश्चंस को ज्यादा कवर अप कर पाए। तो चलो, तरीका वही सिखाता हूं मैं आपको। सिंपल है, पहले आके ना एकदम नीचे पढ़ो कि हमसे चाहता क्या है। आपको बोला सर कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर राजेश फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब नॉर्मल प्रोविजन में चल रहा है। ठीक है, चलो अब अपन क्या करेंगे सर। तरीका ये होगा कि अपन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। चलो, तो मैंने यहाँ पर पेज ऐड कर लेता हूँ। पेज लगेगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग स्टार्टिंग में हर एक स्टूडेंट लिख के आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर राजेश फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। ऐसे लिख के आना एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट है जो ये बेसिक चीज भूल रहे हैं सर। अगर आप ये गलती करोगे तो सर आपके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। ये बिल्कुल नहीं करना है। इसी को तो प्रेजेंटेशन बोलते हैं। प्रेजेंटेशन और क्या होता है मेरे को ये बताओ। आप लोग क्या सोच रहे हो, प्रेजेंटेशन कुछ अलग चमत्कार चीज होती है ना? यही प्रेजेंटेशन होता है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे सब, ठीक है। बाकी लाइन वाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद एक और पेज ऐड कर ही लेते हैं, क्योंकि गारंटीड है, लगना ही है। ठीक है, ठीक है। चलो, आप पढ़ते रहेंगे, ट्रीटमेंट करते जाएंगे। ठीक है, पहले यहां लिख लेते हैं सर। यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, रुपए, रुपए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट करेंगे सर। देखो कैसे पढ़ पढ़ के ट्रीटमेंट करते हैं। मिस्टर राजेश एज 67 ईयर्स। 67 ईयर्स एज काम की होती है, हमेशा ध्यान रखना। रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 3,95,1100 बाप रे, ये कैसा नेट प्रॉफिट दे दिया। फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग अमाउंट। तो हमें नेट प्रॉफिट तो मिल गया, मींस पीजीबीपी की कहानी तो है यहाँ पर। पीजीबीपी सबसे पहले लिख लो नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे सर। फिगर तो क्या था, 3,95,000, 3,95,000, 3,95,11,290। ये इसका नेट प्रॉफिट है। इसमें ऐड भी आएगा और थोड़ा गैप देके लेस वाली चीजें भी आएगी। अब वो हमें देखना पड़ेगा, पढ़ते रहेंगे तो समझ आते जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। डेबिट दिया हुआ है सर, देखो ये सब चीजें ऑलरेडी माइनस हो चुकी है सर। देखो 15,000 पेड टू गुरुद्वारा रजिस्टर्ड अंडर एटीजी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन कैश। ओ भाई, ये क्या कर दिया, कैश में नहीं देना चाहिए था इसको। तो पहली बात तो सर, पीजीपी में ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो ये डोनेशन दिया है सर। ठीक है, एटीजी वाली 15,000 ये ऐड हो जाएगी। पर इसके साथ साथ रिस्पेक्टिव आपको ये भी सोचना चाहिए कि सर एटीजी में क्या इसकी रिडक्शन मिलेगी? नो। हम पढ़ के आए थे सर 2,000 से ज्यादा एटीजी में कैश में नहीं मिलता। ये तो 15,000 कैश है, तो नहीं मिलेगा। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए, जब आप एग्जाम में लिखो तो इसका वर्किंग नोट लिखना चाहिए कि सर डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड अंडर एटीजी एज देयर इज मोर कैश पेमेंट, सॉरी, मोर देन 2,000 कैश पेमेंट इज बीन मेड। तो सर इस केस में एटीजी में डिडक्शन नहीं मिलेगी, ऐसे लिख के आना चाहिए सर। आप नहीं लिखते हो वर्किंग नोट, यही तो वर्किंग नोट होता है सर। अगला देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ 35,500 टू अ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35(1)(2) फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा साइंटिफिक रिसर्च का। 100% मिल जाता है सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हम तो पढ़ ही रहे हैं सर अंडर नॉर्मल स्कीम। अगर अंडर 115 बीएससी होता तो मैं थोड़ा सोचता भी, दिमाग भी लगाता। नॉर्मल प्रोविजन, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। अगला देखो, इंटरेस्ट। अब इसमें क्या करना चाहिए, एक स्टूडेंट बोला सर क्या हम एग्जाम में ये पॉइंट लिखना ही छोड़ दें? नो, आपको यहां पर लिख के आना चाहिए सर, ऐसे लिखना चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू डैश डैश डैश, जो भी बातें लिखी हुई है डैश, यहाँ पर डैश, क्योंकि आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। अगला देखो,
Interest amounted to rupees 1,75,000 was paid on a loan obtained from a bank on 15 July 2022, which was utilized for purchasing electric vehicle. आपको प्यार से याद दिला रहा है सर, ATEEB, थोड़ा सा सोच लो. And the vehicle was acquired exclusively for personal use. तो सर ये PGEP में क्या कर रहा है? तो PGEP में आप इसको ऐड कर लो. थर्ड लिख लेते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,75,000. क्रिस्टल क्लियर. अब इसका अपन, मेरे हिसाब से, मैं तो वो स्टूडेंट हूं भाई, मैं बोलता हूं एक काम करो, साथ आप जाओ, यहां लिखो डिडक्शन. ठीक है, डिडक्शन में लिख लो सर ATEEB, जो कि अभी मैक्सिमम कितना मिलता है सर, 1,50,000. एक स्टूडेंट बोला बाद में नहीं लिख सकता. लिख सकता है भाई बाद में, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है. मेरे को डर लगता है, मेरे को ऐसा लगता है भैया मैं बाद में भूल जाऊंगा और गलती कर जाऊंगा, तो मैं तो तुरंत लिख देता हूं. ठीक है, नेक्स्ट देखो. Salary and wages include a contribution of 20% to basic salary in the National Pension Scheme reported in ATCCD for an employee. Mr. Ganesh, who has withdrawn basic salary of 4 lakh rupees and dearrence of 40% of basic pay, जिसमें से dearrence forming part कितना है, 50% है. सर ये तो अमेंडमेंट पूछ दिया आपसे. ठीक है, और यही तो मैंने आपको शॉर्ट्स में अमेंडमेंट भी बताया थे सर. हमें कितना मिलता है सर, मैक्सिमम 14%. एम्प्लॉयर को मैक्सिमम 14% का सेक्शन 36 में डिडक्शन, मतलब एक्सपेंस मिलता है सर. तो इसने तो 20% कंट्रीब्यूट किया. अब यहां पर क्या करना चाहिए, दो बातें सर. यहां पर एक स्टूडेंट चाहे तो कैलकुलेशन यहीं पर दिखा सकता है सर, कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, यहीं पर पूरा कैलकुलेशन दिखा सकता है कि सर 20% उसने कंट्रीब्यूट किया, फिर हम माइनस करेंगे सर 14% जो हमें मिल जाता है, जो एक्सेस है वो डिसअलाउ हो जाएगा. यहीं पर पूरा कैलकुलेशन दिखा सकता है. या तो चाहे तो कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, यही पार्ट को वर्किंग नोट में भी जाके दिखा सकता है. इट्स योर चॉइस कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हो सर. ठीक है, तो अभी तो अपन एक बार के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 20% ऑफ बेसिक सैलरी. इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 4 लाख. 4 लाख का 20% कितना होगा सर, 80,000. ठीक है, और सर 14% अलाउड है, तो सैलरी बेसिक है 4 लाख, DA है 40%, 1,60,000, उसका भी 50% फॉर्मिंग पार्ट है, तो 80,000. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,80,000. ठीक है, अभी जो 4,80,000 है इसका 14% अलाउड है, तो 4,80,000 इंटू 14%, 67200. ठीक है, माइनस कर लो 80,000 से, तो ये आ जाएगा सर 12,800. इतना डिसअलाउड है क्योंकि हमने एक्सेस पेमेंट किया. अब ये वाली जो कैलकुलेशन है सर, ये प्लीज आप लोग वर्किंग नोट में दिखाओ यार, दिखाओ. यहीं पर दिखाना है यहीं दिखाओ, नहीं तो वर्किंग नोट में जाके दिखाओ. नहीं दिखाओगे तो मार्क्स कटता है यार. कई लोग कैलसी में लिख के छोड़ देते हैं सर, लिखने की आलस में या टाइम शॉर्ट में. कई बार लिखने की आलस ना भी हो तो टाइम शॉर्ट रहता है सर. अगला देखो, परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 25 लाख अंडर अ फॉरेस्ट लीज फॉर बिजनेस पर्पस. एक बात मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, मैंने अपने क्लासेस में भी स्टूडेंट को ये चीज बताई थी कि सर कभी भी देखना, TCS वाले अगर कोई पॉइंट्स दिए हुए, तेंदुली, टिम्बर, ये सब चीजें दी हुई ना, तो हमेशा TCS सोचना. देखो इसने परचेज किया टिम्बर, इसमें कोई मनाही नहीं है, आप बिजनेस पर्पस के लिए टिम्बर परचेज कर सकते हो, कोई पाप तो नहीं किया आपने. बट कभी भी अगर TCS वाली चीजें दी रहे ना, तो आपको वहां पर TCS सोचना चाहिए, डेफिनेटली सोचना चाहिए. तो परचेज ऑफ टिम्बर है अंडर अ फॉरेस्ट लीज फॉर बिजनेस पर्पस है, तो सर इसमें TCS की कहानी है सर. तो TCS कितना है, 2.5%, तो 25 लाख का 2.5%, 62,500. काम करते हैं, यहाँ डिडक्शन हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं सर TCS है 62,500. कौन सा है ये, टिम्बर वाला TCS है. ठीक है, ऐसे लिख के रखना चाहिए, जो चीज पढ़ते जाओ उसका ट्रीटमेंट तुरंत लिखते जाओ सर, बात के लिए कुछ ना छोड़ो. ये तरीका अगर आप अप्लाई कर लिए एग्जाम में, मैं चैलेंज करता हूं आपका मस्त बनेगा टोटल इनकम का क्वेश्चन. Mr. Rajesh sold to goods to his brother for a consideration of 6 lakh, whereas the fair market value of the goods was 9 lakh. सर हमने ये पढ़ा था सेक्शन 48(2) पिक्चर में, तब आता है जब सर एक्सेसिव और अनरिजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव और स्पेसिफाइड पर्सन होता है. यहाँ कहाँ एक्सेसिव और अनरिजनेबल पेमेंट है सर, 9 लाख की चीज फेयर मार्केट वैल्यू 9 लाख है, सर 6 लाख में दिया है, कम में दिया है, तो दिक्कत क्या है. अगर ये 9 लाख की चीज है और अगर मान लो इसके लिए 11 लाख दे देता तो दिक्कत होती, क्योंकि तुमने भाई को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया. यहाँ पेमेंट कहाँ किया, एक्स्ट्रा पेमेंट. अरे बात समझ,
बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? आप मेरी बात समझो, सेक्शन 48(2) जो हम बात करते हैं वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट के लिए बात करते हैं। पेमेंट पेमेंट ये क्या कर रहा है भाई? बेचा है, क्रेडिट है, क्रेडिट। बेचने के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है? एक्सपेंडिचर के लिए पढ़ाया है, बेचने के लिए नहीं पढ़ाया है, इनकम के लिए नहीं पढ़ाया है, एक्सपेंस के लिए पढ़ाया है, ठीक है? तो अब एग्जाम में क्या करना चाहिए आपको? एग्जाम में डेफिनेटली ये पॉइंट लिखना चाहिए। लेस में ये वाला पॉइंट लिखो और पॉइंट लिखने के बाद डैश कर दो। यहां पर लिखना चाहिए सर पेमेंट, नहीं पेमेंट क्यों? पेमेंट नहीं है, ये सेल है। इसको लिखना चाहिए यहां पर सेल टू ब्रदर, ठीक है? लिखना चाहिए और फिर वर्किंग नोट में जाके सेक्शन 48(2) का डिस्क्रिप्शन में बताना चाहिए कि वो एक्सपेंडिचर और पेमेंट में अप्लाई होता है, सेल में अप्लाई नहीं होता। अगला देखो, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर राजेश रिसीव 3 लाख फ्रॉम अ डेटर previously written off as bad in the financial year 2021. Original amount है 4 lakh. However, only 2,50,000 as per was permitted as deduction in the return of income. आहा, पहले 4 लाख का बेड डेट था मेरा, जिसमें से आपने 2.5 लाख ही अलाउ किया था, 1.5 लाख आपने अलाउ नहीं किया था। अब मुझे कितना रिकवर हुआ है सर? 3 लाख। तो मैं सरकार को बोला सुनो भाई, ये जो 3 लाख रिकवर हुआ है, इस 3 लाख में से 1.5 लाख तो वो है जो तुमने मुझे अलाउ नहीं किया था। 1.5 लाख तो वो है जो तुमने मुझे अलाउ नहीं किया था। मुझे अलाउ कितना किया सर? तुमने अलाउ मुझे पूरा किया ही नहीं। तो उस केस में 3 लाख में से 1.5 लाख जो अलाउ नहीं किया था ये वो वाला है, बचा वो 1.5 लाख तुम मुझ पे टैक्स लगा लो सर, तुम मुझ पे टैक्स लगा लो, बाकी बचे हुए 1.5 लाख से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ? तो इसने सर इनकम जो क्रेडिट करके रखी है 3 लाख रुपीस क्रेडिट करके रखी है, बट टैक्सेबल कितनी होगी सर? 1.5 लाख। बैड डेट रिकवर्ड, तो सर यहां पर कितना लिख लूं? 1,50,000। सिंपल। आगे देखो, short term capital gain of 10 lakh on transfer of listed equity share on a company on which STT is paid. Date of transfer 5/8। याद आ रही है कहानी? 23 जुलाई 2024 के बाद है। तो एक बात तो समझ लो, इसमें टैक्स रेट 20% लगने वाला है, पहले ये समझ लो दिमाग में। और ये कवर होता है 111A में, ये भी दिमाग में होना चाहिए सर। ये भी बात होनी चाहिए कि इस पे डिडक्शन नहीं मिलती है। पूरा सब कुछ सोचा करो, कनेक्ट करके, एक चीज पे मत अटका करो। तो पहले तो इसको पीजीपी से हटा दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 लाख, ठीक है? उसके बाद यहां पर आप जाके लिखो कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भाई 10 लाख तो मिल गया। आ रही बात समझ? क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है अदर इंफॉर्मेशन में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25 वाज अंडर वैल्यू, क्लोजिंग को कम वैल्यू किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऐड कर लो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 25,000। आगे कहानी और बढ़ती देखो, डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स लॉ। थैंक यू। मतलब जो डेप्रिसिएशन उसने बुक्स के हिसाब से निकाला होगा वही इनकम टैक्स वाला ही है। आगे देखो, मिस्टर राजेश परचेज अ न्यू कार फॉर 14 lakh on 1st August 2024 and the same was put to use in the business on the same day. No depreciation for the same has been taken on the car in the books of accounts. देखो सर, इसने कार परचेज किया, कितने की परचेज किया? 14 लाख की। क्या हम पढ़ के आए हैं 10 लाख से ऊपर की कार में टीसीएस है? आई चैलेंज कि बहुत कम ही स्टूडेंट है जो इस पॉइंट पे टीसीएस सोच पाएंगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, बहुत कम स्टूडेंट है जो इस पॉइंट पे टीसीएस सोच पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी नहीं सोच पाएगा, कुछ सोच पाएंगे, कुछ तो पहुंच ही नहीं पाएंगे कि टीसीएस की बात है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे मैं आपको बताऊं, यहां पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन कार कितना भैया? 14 लाख इंटू 15%। सिंपल। बहुत सारे स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ यही वाला करके आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करके आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे। तो सर क्या हमें टीसीएस भी सोचना है? यस, टीसीएस भी सोचना है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो सर। थोड़ा सा इसीलिए बोलता हूं कनेक्ट करके पढ़ा करो टैक्स को। लोग क्या कर रहे हैं, बुक उठा के एक एक चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं। नहीं, आप फंस जाओगे एक एक चैप्टर के दम पे। तो आप
प्लीज फोकस करो, पूरा फोकस करो। तो सर 14 लाख इसका 1%, 14,000 का टीसीएस सर, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा। ठीक है, ये पॉइंट मेरे हिसाब से एग्जाम में याद आना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। आई एम नॉट सेइंग याद ही नहीं आ सकता, बट थोड़ा मुश्किल है। A plot of land which was used by Mr. Rajesh for his industrial undertaking for last 10 years was compulsory acquired by the central government. लो compulsory acquired आ गया सर industrial undertaking को। Compensation दिया गया 15 लाख का which was received on 27/1/2025। देखो कंपल्सरी एक्वायर भी कब किए, 23 जुलाई के पहले एक्वायर किए कंपल्सरी, प्लीज ध्यान दो। 23 जुलाई के पहले एक्वायर किए कंपल्सरी, प्लीज ध्यान दो। कंपल्सरी एक्वायर कब किए, 23 जुलाई के पहले किए। 3 बार इसलिए बोला, इंडेक्सेशन सोचना है यार, इसलिए बोल रहा हूं, इंडेक्सेशन सोचो। 23 जुलाई के पहले है, ठीक है, ध्यान दो। सर प्रॉपर्टी वाज परचेज बाय हिम ऑन 8/10/2006 फॉर 2,50,000। अब तो करेंगे बैठ के इंडेक्सेशन। ही परचेज अनदर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर हिज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑन 15/4/2025 फॉर 7 लाख। लो भैया इन्वेस्ट भी किया भाई साहब, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट किया है। क्या एग्जेम्पशन देंगे? हाँ एग्जेम्पशन देंगे, हाँ 54D जिंदा है, एग्जेम्पशन देंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो पेड 1,05,000 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी पे किया है, ले जाएंगे आईयूएस में और निपटा लेंगे आईयूएस में सर। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट का ट्रीटमेंट करते हैं। कैपिटल गेन की बात है सर, तो चाहो तो यही पूरा कैलकुलेशन कर लो और चाहो तो यहां पर कर लो, वर्किंग नोट में जाके कैलकुलेशन कर लो। तो भाई सेल कंसिडरेशन कितनी है, 15 लाख जो गवर्नमेंट से मिला, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन होगा सर, कितना है, 2,50,000 को एक्वायर किया, सीआईआई चाहिए मुझे। सर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कब किया है, 23-24 को किया है, तो 348। और ये परचेस कब किया है, 2006-7 में, सॉरी, तो 2006-7 में कितना है सर, 122 है सर। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, कितना था, 2,50,000 ना। ठीक है सर, तो 2.5 into 348 divided by 122, 2,50,000 into 348 divided by 122, ये आ रहा है 713,115। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंप्रूवमेंट तो है नहीं सर, तो इसमें से माइनस कर लो 15 लाख में से, ये आ रहा है 786,885। माइनस करो सर, 7 लाख में इन्वेस्ट किया सर इंडस्ट्रियल प्लॉट पे, जो हम 54D में क्लेम करेंगे सर। तो ये माइनस कर लूंगा मैं सर, तो ये आ जाएगा 86,885, 86,885। लो भाई कैपिटल गेन आ गया सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 86,885। अबे ये 5 कैसे है, समझ आई कहानी, यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी, कहाँ अटक गया मैं, हाँ भैया ये भी तो कहानी थी कि सर 1,05,000 का इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन मिला है सर, आईयूएस में लेके चलते हैं, लिख लो यहाँ पर आईयूएस, इंटरेस्ट 1,05,000, इसका भी अपन को क्या 50% मिल जाता है, 1,05,000 इसका 50%, सर 52,500, यहाँ पर दिखाना ना 1,05,000, ठीक है, माइनस 50% जो हमें मिल जाता है, उसके बाद आउटर कॉलम में दिखाना, कोई भी ऐसे मत कर लेना डायरेक्ट 52,500, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, चलो और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। मिस्टर राजेश हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, लमसम प्रीमियम ऑफ 1,20,000 पेड ऑन 30th March 2025 फॉर द मेडिकल पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ एंड स्पाउस। ठीक है, द पॉलिसी विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 5 years फ्रॉम 30th March टू 29th March। तो सर 24 प्रीवियस ईयर 24-25 से लेके 30 तक गिनना है सर, तो अगर आप इसको गिनोगे तो ये 6 साल आएगा सर, इफेक्टिव 6 years होंगे, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 20,000। ये समझ आई कहानी। तो ये क्या है, मेडिकल पॉलिसी है ना, तो एटीडी लिख लेते हैं सर, चलो एटीडी की कहानी है सर 20,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8,000 was paid in a preventive health checkup for self and spouse। सर 8,000 तो नहीं मिलेगा, 5,000 जरूर दे देंगे सर,
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5000 जरूर दे देंगे। और कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं, और कुछ तो नहीं बचा। पूरे ट्रांजेक्शन्स का ट्रीटमेंट हो गया। लो टोटल करना स्टार्ट करते, चलो सब करेंगे टोटल। 3,95,000 11290 प्लस 15,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,20 सॉरी 12,800 प्लस 25,000 माइनस सर 2,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 10 लाख। ठीक, तो पीजीपी की इनकम आ रही है हमारी, ये आ रही है सर 383,790,90। ये पीजीपी की इनकम। कैपिटल गेन की इनकम कितनी है हमारी? 10 लाख प्लस 86,885, ये आ रहा है सर 10,86,885। ये हमारी कैपिटल गेन की इनकम। आईयूएस की तो क्रिस्टल क्लियर है 52,500। तो ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई आ जाएगा सर। करो करो करो, ऐड करके निकालो सर। प्लस 383,790,90। ये आ रहा है सर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम 395,18475। ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। माइनस कर लो इसमें 1,50,000 माइनस 25,000। ये आ रहा है सर 393, माइनस करने के बाद ये 1,75,000 है। 393,43475। ठीक है, ये हमारी टोटल इनकम है। ठीक है, टोटल इनकम है। अब इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो 393,434,480। ये राउंड ऑफ कर लिए। अब आप इस पे टैक्स निकालेंगे सर। पर एक खास बात है सर, टैक्स निकालते टाइम कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग, कहां गया यार, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इस पे 20% लगाएंगे। पहली चीज आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सर, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब का था, डेट देख लेते हैं। हाँ, ये भी पहले का था सर। तो इस पे भी कितना परसेंट लगाएंगे, कहां गया यार, आगे ये रहा। इस पे भी कितना परसेंट है, 20%। ये दो चीज मेरे को लगा जो आपको ध्यान रखना है टैक्स निकालते टाइम, जो आपसे गड़बड़ होने वाला है। ये 111A में कवर होता है, ये 112 में कवर होता है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस इनकम पे फिर आप स्लैब लगाएंगे और यहाँ पर सरचार्ज की भी कहानी आएगी सर, सरचार्ज की कहानी आएगी। अच्छा, जब सरचार्ज लगाने जाओगे तो एक बात का ध्यान रखना, हमने पढ़ा था सर कि सरचार्ज जो है स्पेशल नेचर की इनकम, जो कैपिटल गेन है, डिविडेंड इनकम है, इन सब में सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब आप इनमें निकालोगे टैक्स, ये कैपिटल गेन वाली इनकम पे निकालोगे टैक्स, तो याद रखना 15% से ज्यादा सरचार्ज मत निकाल देना। ठीक है, और बैलेंस इनकम पे 25% सरचार्ज आप लगा सकते हैं सर। ठीक है, तो ये आप सरचार्ज निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। टैक्स आपका निकालने के बाद जो भी आएगा उस टैक्स में से आप टीसीएस का अमाउंट माइनस करेंगे और उसके बाद जो आएगा वो आपका फाइनल टैक्स रहेगा। सर इस क्वेश्चन में टैक्स निकालने की कोशिश आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे टैक्स के लिए, आई होप। बट मैंने आपको हर एक ट्रीटमेंट ट्रांजैक्शन समझाया है, कैसे करना है, क्या करना है। चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। बहुत धीरे धीरे आराम से समझाया, कोई हड़बड़ी नहीं थी, बहुत रिलैक्स तरीके से समझाया। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी अपन को क्वेश्चन बनाना है। देखो ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन 2 का ये क्या बोलता है, देखो पहले नीचे आगे पढ़ो, हमसे क्या बोलता है। डिटरमाइन Priya's residential status for the assessment year 25-26 and compute a total income and tax liability for that year. aha, total income भी चाहिए, tax liability भी चाहिए। Assuming she has not opted for the default tax regime, normal provision से चल रही है। मिस प्रिया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भाई इंडियन ओरिजिन की है ना, सिटीजन ऑफ कनाडा, ठीक है, बट इंडियन ओरिजिन की है ना, गॉट मैरिड टू एन एरन, एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन कनाडा, ठीक है, on 24 January 2024. She came to India on 25th March 2024 and left to Canada on 10th July. तो सर 24 25 में कितने दिन थी, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 10, ये हो गया 101 डेज।
ठीक है, ये यहाँ पर ये 1 अप्रैल से 10 जुलाई तक 101 डेज हो गए। शी रिटर्न टू इंडिया विद हर हस्बैंड ऑन 24th फेब टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स इन लॉ फॉर 30 डेज। फिर 30 डेज के लिए आई, तो ये हो गया 131 डेज इंडिया में। आप समझो, विजिट टू इंडिया का केस है। विजिट टू इंडिया के केस में पहले 182, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर सेकंड है 120, बट 120 के केस में प्लस 365 भी प्लस 15 लाख की इनकम भी देखनी है सर। तो 120 डेज की कंडीशन सेटिस्फाइड। शी स्टेड इन इंडिया फॉर अ टोटल ऑफ 400 डेज इन 4 इयर्स। 365 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अब मुझे इनकम चाहिए 15 लाख की सर इंडिया में, तभी टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, प्रिया वाइल इन इंडिया रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, रिलेटिव एंड फ्रेंड। देखो, हस्बैंड पेरेंट उसी के रिलेटिव छोड़ दो, हस्बैंड सिस्टर रिलेटिव में आ जाती है सर, बट वेरी क्लोज फ्रेंड टू हर हस्बैंड ये रिलेटिव्स में नहीं आते सर। तो क्या उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा है? यस। तो शी इज रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ सबको? अब उसकी टोटल इनकम कितनी होगी सर? 16 लाख होगी सर। ठीक, आई बात समझ? अब उसकी टोटल इनकम अगर 16 लाख हो गई, तो अब आपको इसमें टैक्स लायबिलिटी निकालना है। एंड आई होप टैक्स लायबिलिटी तो हर एक स्टूडेंट निकाल सकता है। टैक्स लायबिलिटी तो हर स्टूडेंट निकाल सकता है। अच्छा, एक मस्त वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा ध्यान अभी गया। देखो, एज्यूमिंग शी डज नॉट ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब क्या गेम खेलने पता है? हमने अभी तक क्या सीखा था? ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब नॉर्मल प्रोविजन। यहां पर क्या बोल रहा है? शी हैज नॉट ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही चलना चाह रही है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत प्यारा तरीका है बोलने का। ये सीख के जाओ। ये सी मैं बता रहा हूं, एग्जाम की हड़बड़ी में क्लिक नहीं करेगा, नहीं क्लिक करेगा। अगर नहीं देखा हुआ रहा ये लैंग्वेज, तो जरूर देख के जाओ, सीख के जाओ। तो वो तो सिंपल फिक्स है सर, 15 लाख में 1,40,000। ठीक है, बचा 1 लाख पे 30%। ठीक, तो ये आप निकालोगे यार, टैक्स तो निकाल लोगे, तो ये 1,70,000 आ जाएगा। फिर उसमें 4% ये करके आप टैक्स निकाल लेना। टैक्स निकालना इज वेरी इजी। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखो सर क्या बोल रहा है। Briefly discuss the provision of tax deduction at source and compute the amount of TDS under Income Tax Act 1961, assuming that the deductee are resident and having a PAN they have duly furnished to the respective deductor. Payment of 1,51,000 by transport company to Asha, a resident individual, as interest on compensation awarded by motor accidental claim tribunal. हम पढ़ के आए हैं सर, सेक्शन 194A पिक्चर में आ गया। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बातें हो रही है सर। और मोटर एक्सीडेंटल क्लेम के केस में कितने की लिमिट थी सर? 50,000 की लिमिट थी। क्या ये 50,000 से ज्यादा है? हाँ सर। तो 1,50,000 पे कितना परसेंट टीडीएस? 10%। ध्यान रखने वाली बात। Narasimha won 1,50,000 as a prize money for winning a television serial contest in the financial year. सर इस पे लगेगा 30%। सेक्शन 194B पिक्चर में आ जाएगा सर। 10,000 से ज्यादा है, आराम से टीडीएस की बात है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। आओ थर्ड क्वेश्चन देखते, ध्यान दो। देखो थर्ड क्वेश्चन नीचे आके पहले पढ़ो क्या बोल रहा है। आपको बोल रहा है सर, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन में चलता है। और मिस्टर राजेश वाइफ इज अ हाउस वाइफ। ओके, ठीक है भाई। मिस्टर राजीव इज वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर इन जिंद प्राइवेट लिमिटेड इन मुंबई। ये शेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो चलो एक पेज ऐड करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है, मतलब डिडक्शन वाली कोई बातचीत सोचना नहीं है सर। तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट लिख के आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजेश फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर नॉर्मल प्रोविजन स्कीम, या आप एग्जाम में लिख के आएंगे। ठीक है, ठीक, चलो लेट स्टार्ट, बनाते हैं सर। पर्टिकुलर रुपए रुपए। ठीक है, लेट स्टार्ट।
सबसे पहले बेसिक सैलरी दी हुई है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी तो है इस क्वेश्चन में। इनकम फ्रॉम सैलरी सर सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी दी है? बेसिक सैलरी 56,000 पर मंथ। अच्छा, ये पूरे साल भर जॉब में था? हाँ, पूरे साल भर था। तो 56,000 इंटू 12 कर लेते हैं। 56,000 इंटू 12 ये आ रहा है सर 6,72,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेडिकल फैसिलिटी रिसीव्ड इन द कंपनीज ओन हॉस्पिटल। एम्प्लॉयर ने मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, एग्जेम्प्ट। एग्जाम में ये ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे, यहां ब्रैकेट में एग्जेम्प्ट लिखेंगे या एक्सप्लेन करेंगे वर्किंग नोट में, एंड यहाँ डैश। कोई स्टूडेंट कुछ भी छोड़ के नहीं आना, अनसंड हरकतें मत करो, प्रेजेंटेशन में मार्क्स कटता है। ऑन हिज वर्क एनिवर्सरी रिसीव्ड अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 4500। वाओ, 5000 तक तो एग्जेम्प्ट है। फिर यहां पर लिख के आएंगे गिफ्ट वाउचर एग्जेम्प्ट अप टू 5000, लिख के आना है सर, कोई स्टूडेंट इसको छोड़ेगा नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट। A four-seater dining table was provided to Mr. Rajiv at his residence. This was purchased by the company on 1st 5 2022 for 90,000 and was sold to Mr. Rajiv on 1/8 2024 for 50,000. ठीक है, तो सर 90,000 और टेबल है तो सर यूज के लिए भी दिया है, वॉज प्रोवाइडेड टू राजीव दिया हुआ है ना, यूज के लिए भी दिया है और उसको सेल भी किया है। यूज के लिए दिया है तो हम सीख के आए थे सर 10%, तो 90,000 इंटू 10% इंटू कितने महीने सर? ये आपको होंगे सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, नहीं जुलाई, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12। सर अप्रैल से गिन लो, यहाँ पर 1 अप्रैल से गिनेंगे सर, तो ये कितना आ जाएगा सर? 90,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 3,000, जो डाइनिंग टेबल यूज के लिए दिया था। डाइनिंग टेबल यूज के लिए 3,000। ठीक है, और उसके बाद सर उसको बेचा भी है सर डाइनिंग टेबल को उसको, तो सर कंप्लीटेड ईयर पे डेप्रिसिएशन लगता है और 10% में लगेगा क्योंकि अदर एसेट है, एसएलएम बेसिस पे लगेगा। तो सर कितने साल कंप्लीटेड है? 22 23 23 24 और कितने साल हो गए? 22 23 23 24, बस 2 ही साल तो हुए सर। तो 90,000 इंटू डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा सर 2 साल का, तो ये आ जाएगा 2 साल का 10% से 18,000, तो 18,000 का डेप्रिसिएशन 90,000 माइनस 80,000 72,000, 72,000 माइनस 50,000 22,000 का परक्विजिट है सर। डाइनिंग टेबल जो सोल्ड किया है उसमें 22,000 का परक्विजिट है सर। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ है नेक्स्ट? Personal expense of rupees 10,000 was made using the credit card where paid by the company. No part of the amount was recovered from Mr. Rajiv. सर क्रेडिट कार्ड तो सर टैक्सेबल है। कितना अमाउंट था? 10,000 था ना? हाँ, 10,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मारुति सुजुकी कार was purchased by the company on 16/7/2021 for 2,50,000 was sold to Mr. Rajiv on 14/7/2024 for 80,000। सर कार पे डेप्रिसिएशन 20% WDV था सर। कितने कंप्लीटेड ईयर है? 21 22 22 23 23 24 नहीं है, तो 2 ही साल है सर। तो 2,50,000 इंटू 20% माइनस किया, फिर 20% माइनस किया, ये वैल्यू बची सर 2 साल बाद 1,60,000। इसने कितने में बेचा है सर? 80,000 में बेचा है सर, तो बचा 80,000 क्या होगा सर? परक्विजिट कार के लिए। ठीक है, आगे बढ़ती है कहानी। अदर इनकम रिसीव बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अदर इनकम दी हुई है और ये इंटरेस्ट नेचर की इनकम है सर। तो सर एक बात समझो, सैलरी में तो इतना ही खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, ग्रॉस स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 50,000। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। ये आ रहा है सर 6,72,000 प्लस 3,000 प्लस 22,000 प्लस 10,000 प्लस 80,000, ये आ रहा है सर 7,87,000।
माइनस कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 7,37,000। ये हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। और अदर सोर्स की भी इनकम है सर, और अदर सोर्स की मुझे 3 इनकम दिखी है सर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद अ कंपनी, विद अ बैंक नहीं है, विद अ बैंक नहीं है, विद अ बैंक नहीं है, क्योंकि डिडक्शन नहीं है। मैं आपको 3 बार इसीलिए बोला डिडक्शन नहीं है, सोच लेना सर। ठीक है, ध्यान रखना सर। डिडक्शन ही, वैसे भी ग्रॉस टोटल इनकम बोला है, बट फिर भी ये सब बातें सुननी चाहिए। इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड टैक्सेबल है सर, टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ऑफ अ माइनर मैरिड डॉटर, सर ये भी टैक्सेबल है सर, ये भी टैक्सेबल है, तीनों टैक्सेबल है। अब आपको इसलिए ये बात ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि इसीलिए वो उसने सामने से बताया था कि उसकी वाइफ हाउसवाइफ है, क्योंकि हमने बोला था बच्चे की इनकम उसके हाथ में क्लब होगी जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होगी। तो अब वाइफ तो हाउस वाइफ है, हस्बैंड ही कमा रहा है, तो हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी। सर क्या 1500 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा? हाँ सर, 1500 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा सर। क्यों नहीं मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा 1500 का, क्योंकि शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है ना, 1032 मिल जाता है सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 1500 9500। अदर सोर्स की इनकम सीधा 9500 है। तो हो गया ग्रॉस टोटल इनकम में, और क्या आएगा? 737,000 प्लस 9500, 746,500। ये आ गई सर टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। समझ आया? सिंपल था मेरे हिसाब से, तो ये इजी क्वेश्चन था, मतलब इसमें इतना ज्यादा कुछ था नहीं। अगला देखो क्या बोल रहा है भाई। डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर वर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 assuming he does not opt out of the default, he does not opt out of the default tax regime, मतलब वो डिफॉल्ट टैक्स regime में चल रहा है, 115 बीएससी लेके चल रहा है सर। नाइस, ये अच्छा क्वेश्चन होगा सर, क्योंकि आपसे इसमें वो ना आईएचपी का पूछेगा क्या करने वाले हो आप। Mr. Verma is a manager in ABC Private Limited. He owns 2 house property during the previous year 24-25. In addition to this property, he possesses 2 cars. भाई के पास कार भी है, which is used exclusively for personal purpose, while the other is let out to a friend on a rent of 20,000 per month. भाई ने कार तक किराए पे दे चुका है यार, मतलब आप समझ रहे हो ये बंदा तबाही है। 2 घर है, उसके बाद 2 कार है, एक कार खुद यूज करता है और एक कार किराए पे देके बैठा है, जो इससे इनकम होगी वो आईयूएस पे लेके जाना सर। ठीक है, द फॉलोइंग डिटेल्स एनुअल सब एनुअल आर फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द 2 हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। देखो सर, फेयर रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, हायर लोअर तो खेल सकते हो सर। सर फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में विचएवर इज हायर, तो हायर कितना है? 1,25,000। इसमें दोनों में हायर कितना है? 3,95,000। ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे अपन स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट दिया है? नहीं दिया है, नॉट एप्लीकेबल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट यही हो जाएगा। उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से सर, 1,20,000, 2,85,000, दोनों में विचएवर इज हायर। तो सर ये हायर में कितना होगा? एक्सपेक्टेड रेंट, यही जीत जाएगा सर। ठीक है, यही जीत जाएगा। तो हमारा सर जीएवी, चाहूं तो मैं इसको यही निकाल सकता हूं, हाउस 1 हाउस 2। ठीक है, जीएवी एक आ जाएगा 1,25,000 और एक है 3,95,000। ये जीएवी हो गई। वैकेंसी वगैरह का तो कुछ केस दिख नहीं रहा है मेरे को। हाँ, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड है सर, म्युनिसिपल टैक्स 18,000 और 70,000, दोनों माइनस कर लो सर। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा सर? ये तो 18,000 माइनस किया तो 1,07,000 और 3,25,000। ये सर एनएवी है सर, माइनस कर लो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1,07,000, इसका 30% 32,100 और 3,25,000 का 30% 9,7,500, ये हो गया। ठीक है, रिपेयर से हमें कोई मतलब नहीं, इंश्योरेंस बकवास है, ग्राउंड रेंट से हमें कोई मतलब नहीं। मिस्टर वर्मा has paid 57,000 as interest on loan which was secured by mortgaging house 1 in order to fund the construction of house 2। ओके, ठीक है, तो हाउस 2 में आप क्या क्लेम कर सकते हो? 57,000 का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। सर ये इंटरेस्ट कैसे मिल गया सर? हम तो सर 115 बीएसी में चल रहे। अरे भैया लेट आउट प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो नहीं देता। Additionally, in the previous year 24-25, Mr. Verma acquired a rural agricultural land for 2,50,000, whereas the stamp duty value of the property was 3 lakh.
सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, कैपिटल एसेट ही नहीं है सर। आप आईओएस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे आईओएस के बारे में। तो बस मेरे हिसाब से और कुछ तो बचा नहीं, ये क्या इतना ही था? चलो फिर तो आ गया, -57,000 कर लो, तो ये 4500 ठीक है, और 1,07,000 -30% कर लो, 74,900 है ये। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया, 3,25,000 -30% -57,000, ये 170 है यार, 170,500, दोनों को ऐड कर लो, टू फोर, ये हमारी आईएचपी की इनकम, ठीक है। और आईयूएस की तो रेंटल इनकम है सर, वो तो आप निकाल सकते हो, कार का 20,000 इंटू 12, 2,40,000 आईयूएस की इनकम। तो इसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 485400, ये इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। आई बात समझ? इजी था ये क्वेश्चन, एज सच इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अगला देखो, पहले नीचे आके पढ़ो, हमसे चाहता क्या है। अच्छा पहले मैं नीचे ये बता देता हूँ सर, ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये थ्योरी क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत इजी है। रिटर्न के क्वेश्चंस अच्छे कुछ होता तो मैं आपको बताता भी सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसको जरूर देखेंगे। पहले नीचे आके पढ़ो क्या बोल रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर Kshitij for the assessment year 25-26 under default tax regime 115 BSc, showing clearly the manner of set off and the eligible amount for carry forward. The return of income has been filed on 37/2025. तो ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर दिया सर। चलो देखो, मिस्टर क्षितिज has earned the following income and incurred losses for the previous year 24-25, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, एक स्टूडेंट ने मेरे से बहुत जेन्युइनली क्वेश्चन पूछा, सर एक बात बताओ, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, कंप्यूटेड नॉन कंप्यूटेड बताया नहीं है, क्या करूं? सर जब भी आपको सर ऐसे दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी और कुछ आगे ना बताए, आप इसे कंप्यूटेड मानो और नीचे वर्किंग नोट लिख के एजम्पशन लिख के आ जाओ, सर वी आर कंसीडरिंग एज ए कंप्यूटेड, क्योंकि आपको कुछ आगे बोला नहीं है सर। और इनकम फ्रॉम सैलरी दे दे तो वो कंप्यूटेड होती है सर, जनरली इनकम फ्रॉम सैलरी दे दे तो वो कंप्यूटेड होती है सर। जनरली क्वेश्चन में हम लोग बताते भी है सर, बट ठीक है अब इसमें नहीं बताया, तो यहाँ पर तो आप इसको कंप्यूटेड मानोगे सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एसटीटी वाज पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल, ठीक है भाई। लॉन्ग लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, ओ भाई 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 भाई, ये क्या हो गया सर? आईएचपी का लॉस, आप समझ रहे हो, हम 115 बीएसई में चल रहे हैं और 115 बीएसई बोला सर, अगर आईएचपी का लॉस है तो आईएचपी की इनकम से ही एडजस्ट होगा, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ढूंढते हैं इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन मुंबई, ओहो भूल जाओ ये इंटरेस्ट, क्योंकि हम 115 बीएसई में चल रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मिलता नहीं है। आगे देखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये हमारी आईयूएस की इनकम है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये नहीं मिलता, कॉस्ट हमें नहीं मिलता। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल कौन माइनस करने बोला था, इसमें 4,000 ऐड कर लो सर, तो ये 1 लाख आपकी पीजीपी की इनकम हो जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाँ ये मिल गया ना सर, ये आपस में इससे एडजस्ट हो जाएगा, तो कैपिटल गेन की आपकी इनकम कितनी आ जाएगी, 25,000। अब आपके पास क्या क्या बच गया, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का आप कुछ नहीं कर सकते, विनिंग फ्रॉम लॉटरी की इनकम 40,000 दिख रही है, सैलरी की इनकम 3,40,000 दिख रही है। एक बात याद रखना, सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन बनाओ ना, एकदम 3 चीजें दिमाग में बैठा लो, गोल्डन रूल बोल लो उसको। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले सबसे पहले करंट ईयर का ट्रीटमेंट, ठीक है, पहले इंटर सोर्स करो, फिर इंटर हेड करो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्ट करो। ये अगर आपके याद है ना दिमाग में, कभी गलती नहीं होगी सर, क्योंकि सर मैंने आपको इसलिए बताया है, ब्रॉड फॉरवर्ड की कहानी नीचे दी हुई है, समझ रहे हो मेरी बात, ब्रॉड फॉरवर्ड की कहानी नीचे दी हुई है। एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दिया हुआ है सर 35,000, क्या इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं? यस, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की इनकम भी तो है, पीजीपी की इनकम है, इससे 35K हम एडजस्ट कर लेंगे। अनएब्सॉर्ब नॉर्मल डेप्रिसिएशन, अच्छा हुआ नॉर्मल है, एडिशनल होता तो नहीं कर पाता, माइनस कर लो सर 10, यहाँ पर ये और माइनस कर लेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, ये नहीं होता एडजस्ट, ये तो सेम सोर्स से एडजस्ट होता है सर। तो बस इतना ही तो था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से सर, इस ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बन जाएगा सर, ये तो सब स्टूडेंट से 55K ये हो गया,
टोटल करके बताओ 55K प्लस 25 प्लस 40 प्लस 3,40,000। सर ये टोटल आ रहा है 4,60,000। क्वेश्चन अच्छा था, इस सेंस में अच्छा था क्योंकि आईएचपी का दिया हुआ था सर ट्रीटमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट आईएचपी का अगर ट्रीटमेंट ना पता हो तो गड़बड़ कर सकते हैं। आई होप समझ आया होगा। ये हमने इनकम टैक्स का सेकंड एमटीपी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट कंप्लीट किया। अब इसके बाद जीएसटी का पार्ट रहेगा। लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, साथ में रहो, बनाया करो बैठ के। बहुत सारी चीजें क्लियर होती है सर। कोई ऐसा आपको बैठा के नहीं बनवाता है सर, मैं आपको स्पेशली बैठा के बनवाता हूं ताकि आप लोग सीखो। सीखो टीचर के साथ कैसे कनेक्ट करके पढ़ना होता है सर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।